Hello, today we are going to start our first unit, and in first unit first of all we are going to discuss about the science. Science क्या होता है? चीज़ों के बारे में जानना. Science is known as to know about the things. कोई भी चीज़ है उसके बारे में जानना साइंस है. बट दिस डेफिनेशन इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटेड. सम मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर. क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और उसका कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, हम अपनी मर्जी से अगर ऐसे बोलने लगे कि अगर हम ऐसे कोई बात को जान गए तो वो भी साइंस है, वो भी साइंस है, तो एवरीथिंग इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड द साइंस. There are some systematic procedure. If we follow to know about the things, then we will say this is a science. So to know about the things in a systematic manner is known as science. अब ये सिस्टमेटिक मैनर्स क्या हो सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं कि अगर ये एक्टिविटी हम करेंगे या ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो फिर हम इसको एक सिस्टमेटिक मैनर मानेंगे. तो इसमें सिस्टमेटिक मैनर ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़, नई चीज़ को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व इट. तो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जो हमें लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द काज बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशन इट इज़ फॉलोइंग इन इट्स एक्टिंग. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी ट्राई टू डू सेम थिंग इन आवर लैब. तो सेकंड इसमें होता है साइंस में स्टेप इसका एक्सपेरिमेंटेशन. और लैब में हम अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और सेम काम को करने की कोशिश करते हैं. जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. हम ये कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी एक्टिविटी के बारे में कि अगर ये हुआ है तो इसके पीछे ये फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है. तो फिर हम उन सारे फैक्टर्स से फार्मूला तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग. फिर हम अपने काम को दूसरों को बताते हैं, पब्लिश करते हैं उसको, बाकी सबको भी बोलते हैं कि ये एक्टिविटी ऐसे होती है, इस एक्टिविटी के पीछे ये कारणस हैं, ये लॉजिक्स हैं और इन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है. और वो पूरा फार्मूला जो हमने बनाया है वी पब्लिश इट एंड एनीवन इन द वर्ल्ड कैन सी इट. तो नेक्स्ट क्या है, हम इसका पब्लिकेशन करते हैं. जैसे ही हम इसका पब्लिकेशन करेंगे दूसरे लोग हमारे काम को वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं, वेरिफिकेशन. और जब दूसरे लोग वेरीफाई करते हैं या तो उसमें से वो कोई गलती निकालते हैं, अगर कुछ उसमें मिस्टेक है तो फिर हम अपने काम को दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोबारा से स्टडी करते हैं और फिर नए सिरे से दोबारा से ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं. तो वो फेल हो जाता है. और अगर वो कोई भी उसको चैलेंज करने वाला नहीं है तो फिर इसका मतलब वो ट्रू है. और अगर वो ट्रू है तो फिर वो बन जाता है लॉ ऑफ साइंस. तो इस तरीके से साइंस में लॉ बनते हैं. कोई भी नई चीज़ को हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका फार्मूला बनाते हैं, फिर उसको लोग सब दुनिया में कोई भी वेरीफाई करता है. अगर उसको कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं है देन इट विल बिकम लॉ ऑफ द साइंस. तो ऐसा कर करके साइंस ने बहुत तरक्की की, नए नए रूल एंड रेगुलेशन बने और बहुत सारे फील्ड में साइंस आता चला गया. और ये साइंस इतना वाइड हो गया कि अगर हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स को एक ही जगह स्टडी करें तो इट विल बिकम वेरी वेरी वाइडेस्ट टॉपिक. इसलिए फिर साइंस की ब्रांचेस बना दी गई. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब क्या है, दीज ऑल आर दी ब्रांचेस ऑफ द साइंस. तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज फिजिक्स. फिजिक्स में हम क्या करते हैं,
वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो फिजिक्स की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जहाँ पे हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो ये नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना या फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर जो भी हमें फिजिकली कोई चीज़ प्रेजेंट दिखती है, वो चाहे स्मॉल से स्मॉल कितना भी साइज हो सकता है, मे भी हम उसको अपनी नेक्ड आई से ना देख सके, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखना पड़े, लेकिन वो फिजिकली इफ समथिंग इज एग्जिस्टिंग एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट फिजिकल थिंग इन इट्स नेचुरल बिहेवियर, then that activity will be considered as the part of study of the physics। तो इस तरह की कोई भी नेचुरल एक्टिविटी की स्टडी करना हमारे फिजिक्स में इंक्लूड होता है, वो सब फिजिक्स है। अब कोई भी एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं, कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, तो उसको करवाने वाला कोई तो होगा, अपने आप तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है। तो नेचुरल एक्टिविटी है तो उसके पीछे करवाने वाला जो फोर्स होगा वो भी नेचुरल होगा। तो नेचर में 4 फोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये कहते हैं दीज आर नेचुरल फोर्सेस। उसके अलावा कोई फोर्स नेचुरल नहीं है। नेचुरल फोर्सेस बस। तो नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और नंबर 4 है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, इनके पीछे कोई भी मैन मेड फोर्स या कोई मैन मेड एक्टिविटी इसके पीछे इंक्लूड नहीं है, ये अपने आप लगते हैं, नेचर के खुद के अपने नेचुरल किसी चीज़ के होने की वजह से ये लगते हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप स्टडी कर चुके हो 9th क्लास में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? 2 बॉडी या 2 से ज़्यादा भी बॉडी अगर उनके पास मास है, अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो उनके पास मास है, तो मास की वजह से 2 बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के बारे में स्टडी किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी देखी थी जो उसको लगा कि ये तो कुछ नया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। फिर उसने स्टडी किया, फिर उसने पाया, उसने फिर एक फार्मूला भी डिराइव किया और उस फार्मूला को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, इफ देर आर 2 बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 and they are placed at a distance of small r, तो according to this law force of attraction between them is directly proportional to
प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस and this force of attraction is inversely proportional to square of distance between them. अब जब इनको कंबाइंड करते हैं तो ये बनता है Fg is directly proportional to m1 m2 divided by r square. जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो ये बन जाता है G m1 m2 r square where G is universal gravitational constant. जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के ऊपर उनके मास की वजह से लगता है। इनके बीच में जितनी ज़्यादा रेडियस होगी या मतलब ये रेडियल डिस्टेंस होगी, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस, उतना ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जितनी कम डिस्टेंस होगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और इससे दूसरा, जितने ये हैवी बॉडी होंगी, जितना ज़्यादा इनका मास होगा उतना ही ज़्यादा ये m1 और m2 का प्रोडक्ट आएगा, इसलिए उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जितने ये हल्के होंगे उनका मास कम होगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अब इस फोर्स के बारे में खास बातें क्या क्या हैं? नंबर एक तो ये क्या है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर वाइज, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर वाइज। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज का है। ये जैसे प्लानेट हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, या कोई ऐसा भी स्टार है जो हमारे को दिखता भी नहीं है, जिनके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन जितने भी ये स्टार्स, प्लानेट्स जो भी हैं, इन सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्योंकि उन सब का मास है। तो दिस इज लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, सबसे लार्जेस्ट रेंज है इसकी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नेचुरल फोर्सेस जो हम चार स्टडी करने वाले हैं उनमें सबसे कमजोर फोर्स है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ये बातें आपको याद रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि एक तो इसका फार्मूला क्या है, ये तीन इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो तीन नेचुरल फोर्सेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।